तो फिर वो बोले ऐसे करके, अरे और देखो जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया। और वहाँ से फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर की हमारी जर्नी शुरू हुई। गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले मैं एक ग्राउंड फ्लोर पे मैं था। वासेपुर ने सडनली मुझे 6th फ्लोर पे पहुंचा दिया और 6th फ्लोर से मैं गिरा हूँ तो मैं धंस चुका। मुझे ये लगा उस समय कि यार इतनी बड़ी बड़ी लॉरियाँ और ट्रक पार कर रही हैं यहाँ से, कितना आसान है कि जैसे सिग्नल ग्रीन होगा और एक स्टेप आप उठाएंगे आगे मैं, और ट्रक आके मेरे ऊपर से निकल जाएगा, काम खत्म। नमस्कार, हमार नाम सत्यकाम आनंद है और रउआ लोग हमरा के बहुत बढ़िया से जान सकतानी। एगो फिल्म रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर, ओकरा में एगो कैरेक्टर है जेपी सिंह। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तू बेटा हम ही हैं। मेरा जन्म बिहार के एक जगह है आरा, जिला है भोजपुर, और वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और वहीं मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, वहीं मैं रहा हूँ, वहीं स्कूल तक की मेरी पूरी जर्नी तय हुई है। 10वें क्लास के बाद से एक मेरे लाइफ में बहुत मज़ेदार चेंजेस हुआ है। तो चेंजेस ये हुआ है कि हमारे घर में पढ़ने का सारा माहौल रहा है। सब कुछ पढ़ने वाले थे लोग, सब बड़े बड़े तिस्मार खान हमारे घर में हैं पढ़ने वाले लोग, लेकिन मैं थोड़ा उसमें कम था पढ़ाई लिखाई में। तो अब एक मुद्दा आ गया था हमारे घर में कि सोशल स्टेटस जिसको कहते हैं, जो कि हमारे समाज में हर के घर में होता है कि भाई सोशल स्टेटस ये है कि मास्टर साहब का लड़का है, उसका बड़ा लड़का यहाँ पढ़ता है, छोटा लड़का वहाँ पढ़ता है, उसके चाचा के लड़के वहाँ पढ़ते हैं, तू कहाँ जाएगा। अब ये एक घर की उस समय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी तो कहते हुए मुझे हंसी आ रहा है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि मार्क्स तो कम है, कोई बात नहीं, किसी और दूसरे तरीके से इसका एडमिशन कराया जाए। तो पटना में एक कॉलेज है जिसका नाम है साइंस कॉलेज, और साइंस कॉलेज में मेरे बड़े भाई साहब पढ़ते थे। तो ये था कि भाई उनका बड़ा लड़का वहाँ पढ़ता है तो बीच वाला लड़का कहाँ पढ़ेगा। तो मेरे घर वालों का ये एक खुराफात था, दिमागी खुराफात, कि मुझे थिएटर में डाला जाए ताकि थिएटर कोटा पे मेरा एडमिशन हो जाए। तो उन लोगों ने मुझे थिएटर में डाला। बहुत तकलीफ हुई, मेरे लिए बहुत नया दुनिया था, वो दुनिया थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डायरेक्टर कह रहा है हंसो, क्या हंसो, अरे तुम हंस नहीं पाओगे, रो नहीं पाओगे, इस तरह से बड़ा उठापटक सब कुछ चला। फाइनली वो स्पीच मैंने तैयार किया और मैं गया पटना साइंस कॉलेज में और इसका मैंने ऑडिशन दिया, जो ट्रायल दिया, जो भी कह सकते हैं। ट्रायल में टॉप 3rd में मैं आया था। तो और मतलब एक ही सीट और 3rd आया था मैं। एक लड़की थी शायद जिसका बहुत ही कमाल की लगती, अभी मुझे याद है, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था उनका। तो उस लड़की का एडमिशन तो वहाँ हो गया, हमारा नहीं हुआ, मेरा नहीं हो पाया। अब क्या हुआ कि एडमिशन तो हुई नहीं हमारी, लेकिन ये जो नया जो भूत मेरे ऊपर मेरे घर वालों ने डाल दिया था, ये बहुत दिन पे दिन हावी होता चला गया। या हम उसको कह सकते हैं कि जैसे जीवन में कैसा होता है पहला प्यार, और यहाँ से मेरी एक जर्नी ही नाटक की शुरू हुई। लेकिन 2 साल के बाद जो टिपिकल हमारे हर तरह की सोसाइटी में यही होता है कि फादर जो होते हैं या पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको रोकते हैं कि नहीं भाई, बाकी सारी चीज़ें जो करनी है आपने कर लिया, अब आप वो काम करो जो सोसाइटी में हर लोग करता है, नौकरी पाना आपको, स्टेटस, फिर वही बात आ गई सोशल स्टेटस। और 12वीं क्लास के बाद जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका कि आपको थिएटर नहीं करना है, आपको नाटक नहीं करना है, तो तब तक मैं बदल चुका था और तब ये था कि बॉस ऐसा नहीं होगा। और वहाँ से एक मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैंने विरोध करना शुरू किया अपने परिवार का। उन्हीं की बातों को मैंने बोला कि आपने तो कहा था कि आपने तो कराया था यार, आप ही लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा था और अब आप ही कह रहे हैं कि मत करो, तो ये नहीं होगा। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये तो गलत बात है, आप तो पेरेंट्स हो के ऐसा कैसे कर सकते हैं, बाकी सारे पेरेंट्स तो हेल्प कर रहे हैं और आप टीचर हो के सारे बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो घर में अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। तो ऐसा करना चाहिए और मुझे वही करना है जो मैं करूँगा। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मतलब मेरे स्पेशली फादर ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अगर मेरे मन का काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुमको अपने मन का काम करना है तो तुम अपना देख लो। फिर से एक लड़ाई शुरू हो गई कि ये क्या मतलब है यार, पेरेंट्स का काम ये थोड़ी होता है, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हो। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई दिल्ली निकलने की। दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद चूंकि बहुत गाइडलाइन नहीं था उस टाइम पे, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 96 यानी 3-4 साल लग गया मुझे इसी में। 92 से शुरू हुआ और निकलते निकलते मुझे 96 हो गया। तब तक वहाँ ग्रेजुएशन वगैरह मेरा चल रहा था, आरा से ही ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा। इस बीच में एक हमारे यहाँ थे थिएटर करने वाले ही, उन्होंने कहा कि तू घबरा मत, तू आ दिल्ली में, मेरा घर है वहाँ रहेगा। उस आदमी ने मुझे अपना एड्रेस दिया, लेकिन वो गलत एड्रेस था। जब मैं गया, पहली बार दिल्ली गया और दिल्ली में ढूंढता रहा साउथ, वो अपना साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के पास जो गया, कुछ जगह का भी नाम भूल रहा हूँ। तो वो आदमी का ये था, एड्रेस ही गलत था। अब मेरे सामने स्थिति ये थी कि पहली बार दिल्ली आया हूँ और घर पे इतने तेवर में आया हूँ और इस शहर में कोई जानता ही नहीं। जिस आदमी ने मुझे दिया उसने धोखा दिया मुझे। अब मुझे वापस लौटना था, यानी तीसरे दिन में फिर वापस घर चला गया। और जब मैं घर गया तो मेरे घर वाले बड़े प्यार से मेरा इंतजार कर रहे थे, हंसते हुए कि आ गिला, आ गिला, ये था उनका मामला।
तो ये जो उनकी हँसी थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा कचोट रहा था उस समय कि यार मैं साला फिर से फेल हो गया। और उनका ये था कि फिर नहीं जाएगा। लेकिन अगली बार मैंने फिर कोशिश की कि एडमिशन के नाम पे मैं आऊँ, यहाँ एडमिशन लेने के लिए आया, लेकिन चूँकि बिहार का उस समय था कि रिज़ल्ट पहले आउट हो चुका था, लेकिन मार्कशीट बहुत बाद में मेरे हाथ में आया था, तब तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज़ हो चुका था। तो सेकंड टाइम भी मेरा फेल हो गया मामला। थर्ड टाइम फाइनली मैं आया, एक इंक्वायरी करके आया और यहाँ पे स्मिता ग्रुप है एक एनएसडी के थे, एहसान खान, वो मेरे अच्छे दो मतलब बड़े भाई की तरह थे। और फाइनली 96 के एंड में मैंने यहाँ पे दिल्ली में थिएटर ग्रुप, स्मिता थिएटर ग्रुप जॉइन किया। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंसिडेंस ये हो गई कि उस साल 98 में सारे लड़कों का मतलब मेरा भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। समझ में नहीं आया कि क्यों रिजेक्ट किया गया, तो पता चला कि 95, 96 और 97 में ये 3 साल बहुत ज़्यादा बिहारियों का एडमिशन हो गया था। किसी साल 5, किसी साल 6, किसी साल 7-7 बिहारियों का। 20 सीट में से 7 बिहारी, 6 बिहारी, 5 बिहारी। ये बात लेके दिल्ली के जो लोकल आर्टिस्ट थे, उनके अंदर एक बात बैठ गई कि ये बिहार लोग खेल रहे हैं, ऐसा करके। और बहुत बड़ा हंगामा हुआ था 98 में। और इतना बड़ा हंगामा हुआ कि ये केस था, वो 30 हज़ारी कोर्ट में चला गया। उस 30 हज़ारी कोर्ट में जो भी फैसला हुआ होगा, वो फैसला ये हुआ कि इस साल बिहारियों का एडमिशन नहीं होगा। और अब मेरा भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया कि मुझे लगा कि यार मेरा दुनिया उजड़ चुका है, कुछ बचा ही नहीं अब तो लाइफ में, करूँ क्या? डिप्रेशन में चला गया मैं, बहुत भारी डिप्रेशन में चला गया क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। मैं घर से लड़ के आया था, अपने पेरेंट्स से लड़ के आया था, तो उनके पास जा नहीं सकता था मैं, इमोशनली बहुत टूट चुका था मैं। मुझे लगा कि यार सब कुछ खत्म लाइफ में, बचा क्या है अब? और ये प्रोसेसिंग में चलता गया कि सबसे आसान मतलब ये जितनी प्रॉब्लम है मेरे लाइफ का, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि सुसाइड कर लो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठने लगी और तब मैं रहता था सराय काले खां में, निज़ामुद्दीन के पास। वहाँ से मैंने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या किया जाए? तो मैं अपने एक दोस्त के पास चलता हूँ, मॉडल टाउन यहाँ पे, मॉडल टाउन चलते हैं, वहाँ से शायद चीज़ें होंगी। वहाँ से रात की जर्नी थी मेरी, बस में बैठा था और आईएसबीटी के पास जब पहुँचा, तो सोचा कि थोड़ा रुकते हैं, कुछ सिगरेट वगैरह पीते हैं, ऐसा करके। और एक दुकान पे मैं रुका। वहाँ पे आईएसबीटी में अभी मुझे नहीं पता है, कई सालों से मैं नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत चौड़ी-चौड़ी सड़कें थी वहाँ पे, बहुत चौड़ी-चौड़ी सड़कें थी। तो मुझे ये लगा उस समय कि यार इतनी बड़ी-बड़ी लॉरियाँ और ट्रक पार कर रहे हैं यहाँ से, कितना आसान है कि जैसे सिग्नल ग्रीन होगा और एक स्टेप आप उठाएँगे आगे मैं, और ट्रक आके मेरे ऊपर से निकल जाएगा, काम खत्म। और मुझे बहुत मज़ा आया कि वाह! क्या सॉल्यूशन है यार, ये तो मज़ेदार सॉल्यूशन है। और मैं इसी मूड में वहाँ रहा कि अब एक सिगरेट पीता हूँ, लास्ट सिगरेट पीता हूँ, बड़ा फ़िल्मी कहानी है ये। लास्ट सिगरेट पीऊँगा मैं और बस एक स्टेप डालना है मुझे, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा और काम खत्म। ये मैं सोच ही रहा था, तब तक सामने एक बंदा था, उसको मैं देख रहा था कि वो बहुत लुब-लुब कर रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसा-ऐसा मामला चल रहा था उसका। और मैं उसको देख रहा था और जैसे ही उसका कैलकुलेशन शायद बिगड़ा होगा, वो जैसे ही उसने स्टेप आगे बढ़ाया, वैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ और 2-3 स्टेप के बाद उसको वाक़ई में रौंद के गाड़ी चली गई। वहाँ मुझे मतलब वो समझ नहीं आया मुझे कि ये क्या हो गया ये? सामने बंदा मर गया वो, और मेरी जो कहते हैं ना मतलब फट गई, लिटरली जिसको कहते हैं फट जाना। और वो कहाँ, कब, कैसे वो जो सुसाइड का जो भूत था मेरे अंदर, कब गायब हो गया मुझे समझ में नहीं आया। इसी दौर में 98 आ चुका था। उस 98 में क्या हुआ कि चूँकि पैसा कमाना ही था मुझे, तो भारत सरकार की तरफ से एक नाटक का आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से एक नाटक हो रहा है भारत सरकार का, जो जिसका नाम था समर यात्रा। और जाके मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। ए ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। तो वो सामने एकदम से ऐसा लगा कि यार महीने का 35,000 रुपए। आपको 21 दिन रिहर्सल करनी होती थी और 7 दिन शोज़। और इसी जर्नी में गोवा पहुँचे हम। तो एक लड़की थी, वो आई और उनसे मेरी थोड़ी इंटरेक्शन अच्छा हुआ। इंटरेक्शन क्या हुआ था, इमोशनल मामला था चूँकि मैं बचपन से जो कहानी बताया अपना, अकेला था मैं। तो एकदम से जो उनका केयरिंग नेचर था ना, वो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया कि यार ये तो मेरा केयर कर रही है, मेरे बारे में पूछ रही है, मुझे खाना अपने घर से लेके आ रही है। ये सब मेरे बचपन में नहीं मिला था मुझे। ये मैं अपने दिमाग से ही कट चुका था। तो वो आई रास्ते में, उनसे बातचीत हुई, फिर मुझे लगा कि यार ये तो वही हैं, मतलब एक नॉर्मल सा था कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया मैं, या कहें वो जो उनका केयर करना था मेरे लिए, वो ज़्यादा मतलब मुझे कमज़ोर बनाया या जो भी कहें, मुझे इश्क में डाल दिया उनके। और मैंने उनसे बोला कि 3 ही 4 दिन हुआ, 3-4 दिन मैं बहुत परेशान रहा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। तो मुझे लगा कि यार जब परेशानी इतनी हो रही है, जिसके लिए परेशानी हो रही है, कम से कम उससे तो बात कर लें हम। तो एक दिन सुबह-सुबह रिहर्सल में आए, मैंने उनसे बोला कि आपसे कुछ बात करनी है। तो बोला कि बताओ क्या बात करना है? मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा बात है और मुझे आप अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और कह कह के
जब मैं कह रहा था तो मेरे आँखों में पता नहीं कहाँ से खुद आँसू आ रहे थे ऐसा। तो उनका 10 से 15 मिनट टाइम गया, पहले तो चुप हो जाओ यार, तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि पहले चुप तो हो जाओ तुम, और मुझे कहाँ से आँसू आ रहे थे मुझे पता नहीं, मुँह से शब्द नहीं निकल रहा था। फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है, ठीक है, ठीक, इस पे मैं बात करती हूँ तुमसे और मैं अपने बाबा से बात करके बताऊँगी कि बाबा क्या कहते हैं। मैं बाबा से बिना पूछे कुछ नहीं कहूँगी। वो पूरा शिफ्ट हो गया कि बॉस पहले इनको पाना है, ये मिल जाएँगी उसके बाद की सारी चीज़ें होंगी। तो ये मेरा पूरा एक ड्रीम ही जो था फ़ोकस शिफ्ट हुआ। फिर जाति का प्रॉब्लम हुआ कि भाई कौन जात से है, नहीं है, दिस है, दैट है, 50 तरह की प्रॉब्लम हुई। फाइनली यहाँ पे मेरे फादर मान गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं चलूँगा। तो फाइनली मुंबई में मेरी शादी हुई, दूल्हा भी मैं ही था, होस्ट भी मैं ही था। अब मुझे मुंबई में काम करना है और एक आर्टिस्ट मुंबई में रह के दूसरा काम तो कर सकता नहीं था। फिर मुझे उसी प्रोसेस में जाना पड़ा कि भाई मुझे अब सीरियल करना है, पैसे लाने हैं घर में, नई ज़िंदगी जीनी है ऐसा करके अब सीरियल का दौर शुरू हुआ। अब बनने की जो मेरी प्रक्रिया थी वो बनना की अब मुझे बनना है कुछ। फिर मेरी वाइफ़ ने बोला कि यार मुझे करना पड़ेगा काम बिकॉज़ उन्होंने जो भी था आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। सब कुछ मैं बहुत खुलेआम हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम अपना काम करते रहो, घर का खर्चा मैं चलाऊँगी। तो किसी-किसी के थ्रू पता चला कि अनुराग कश्यप जो एक डायरेक्टर हैं, उस समय अनुराग कश्यप बहुत बड़े अनुराग कश्यप नहीं थे। उन्होंने देव डी से पहले की बात बता रहा हूँ ये। उसमें देव डी की शूटिंग हो चुकी थी, बट फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। तो किसी के थ्रू मेरी वाइफ़ का वहाँ बात हुआ एज़ अ सेक्रेटरी। मेरी वाइफ़ वहाँ पे गईं और उन्होंने 4 साल काम किया। तो हमने एक फ़िल्म थी द्वंद नाम है उस फ़िल्म का, द्वंद का हमने स्क्रीनिंग रखा अपने सारे पैसे से और जितने हमारे जानने वाले लोग थे उसके डायरेक्टर के, मेरे सारे टीम के, सबको हमने इनवाइट किया। यहाँ पे मैंने अपनी वाइफ़ का हेल्प लिया और उनसे बोला कि हम चाह रहे हैं हम लोग कि अनुराग कश्यप सर आएँ, इस फ़िल्म को देखें। अनुराग सर की मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनकी वजह से मेरी पहचान आज हुई है, वो कमाल के इंसान हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर। उन्होंने फ़िल्म जब उनकी बात आई कहने की, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जिस टीम ने ये फ़िल्म बनाई है उसको लाख-लाख बधाई हो, तुम लोगों ने क्या फ़िल्म बनाई है ये। बाहर निकले हम लोग, फिर मुझसे बोले कि अरे क्या काम किया तूने क्या अच्छा अनुराग सर के बारे में एक कहावत है कि अनुराग सर जब खुश होते हैं तो ऑफ़िस हिलता है, जब नाराज़ होते हैं तो ऑफ़िस हिलता है, ये मेरी वाइफ़ का ही कहना था और जब दुखी होते हैं तो भी ऑफ़िस हिलता है क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे नहीं होते, वो हमेशा ऐसे रहते हैं, ये हुआ, अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इस तरह के होते हैं, अरे पता है तुमको क्या हुआ? ये हुआ, ऐसा ये सब उनके बॉडी लैंग्वेज है। तो उन्होंने आके मुझसे बोला कि अरे यार क्या तू एक्टर है यार, ऐसा है तू कल मिल, 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 परसों आके मिल, परसों मिल, परसों मिल, ये सब उनके जेस्चर हैं ऐसा। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल मैं मिलूँगा। टेक माय सेक्रेटरीज़ नंबर। मैंने कहा यस सर। बोला कि सिमी सिमी मेरी वाइफ के बारे में बोला कि शी इज़ सिमी, शी इज़ हैंडलिंग ऑल वर्क, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ हैंडलिंग दिस एंड दैट, ऐसा-ऐसा परसों आ तू ये आ। मैंने कहा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसा बात हुआ। तो फिर वो बोले ऐसे करके अरे! और देखो जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया। तो सब लोग देख रहे हैं ऐसा जेपी हाँ, हाँ, अरे हाँ, 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 सब कर रहे हैं ऐसा। पूरा लाउड था माहौल। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे लगा पता नहीं किसको कह रहे हैं, पीछे देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। फिर आए मुझे हाथ पकड़े ऐसा, यहाँ पे पकड़ कर, "ए, तू मेरा जेपी करेगा ना? जेपी तू करेगा ना?" मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन जेपी, क्या जेपी, इतना पता था कि झारखंड बेस्ड कोई प्रोजेक्ट सर कर रहे हैं मेरी वाइफ के थ्रू। मैंने कहा, "हाँ, हाँ सर, क्यों नहीं करूँगा?" कुछ समझ नहीं आया। फिर आए, बोले कि "अरे सिमी" अच्छा मेरी वाइफ वहीं बैठी थी, "सिमी, सिमी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।" तो इस तरह का मामला। तो बोली, "सिमी, यू नो हू इज़ दिस?" अरे ये सत्यकाम इज़ अ ग्रेट एक्टर है, दिस एक्टर है, दैट एक्टर, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। बोले, "हाँ, हाँ सर, हाँ।" फिर मुझसे बोले कि "तुमको पता है कौन है ये?" "सिमी है, सिमी, शी इज़ हैंडलिंग माय ऑल वर्क्स एंड दिस एंड दैट, डू डैम, बूम बाम" चल रहा था सर का। और मैं अपने आप को चुपचाप शांत ऐसा हूँ, यस सर, यस सर। फिर बोले, "चल, चल, 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 अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल।" ये सर के जेस्चर सब, "चल, चल, 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 चल।" और वहाँ से फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर की हमारी जर्नी शुरू हुई। कि पूरी शूटिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर की बनारस में हुई है। बनारस को धनबाद बनाया गया, बनारस और उसके आस-पास की जगह को। और उस समय बहुत मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा था बिकॉज़ चूँकि जिस गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप जेपी सिंह को देखें आप लोग, आप जब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो स्क्रिप्ट में जेपी सिंह खाली लिखा होता था कि जेपी सिंह इज़ स्टैंडिंग देयर। जेपी सिंह भी है वहाँ। जो आज आप देख के जेपी सिंह के बारे में जो भी आप रिकॉल करते हैं, वो एक परफ़ॉर्मेंस है मेरा और उसमें मुझे बहुत हेल्प किया मेरा माइम। मैं एक माइम आर्टिस्ट भी हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में मूक अभिनय कहते हैं, बिना कुछ बोले सब कुछ कह देना। अब वो दिन आया जब हमारा सीन होने वाला था थाने के अंदर। थाने के अंदर जो सीन है जहाँ पे मनोज बाजपेयी, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, पीयूष भाई हैं, सब कुछ है जहाँ पे वो मारपीट होता है और सारी चीज़ें। अब मेरे अंदर ये था कि मैं उस आदमी के सामने अब एक्टिंग करने जा रहा हूँ जिससे इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं। तो ये एक बहुत धक-धक था मेरे अंदर कि अरे यार! क्या किया जाए? चूँकि आप लोगों ने फ़िल्म देखी है तो आपको पता है सीन। हमें शूटिंग करने से पहले सीन मुझे पता था। तो मुझे ये मालूम था कि ये जो सीन है इसमें राइटर, डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट पहले से है कि मुझे दबाया जाएगा। तो वो एक द्वंद था कि यार नहीं कुछ भी हो, वो एक्टर मतलब बेवकूफ़ नहीं दिखे। तो ये बहुत उठा-पटक चल रहा था।
फिर मैंने शूट शुरू हुआ, उससे पहले मैंने सर को बोला कि सर आपसे मुझे एक बात करनी है। तो बोल, बोल, बोल क्या बोल रहा है? मैंने कहा सर उसमें मारूँगा उनको, हाथ तो छोड़ दूँगा मैं भी, क्योंकि मैं जेपी सिंह हूँ, वो मेरा ड्राइवर है। ये मतलब वो बहुत एक मुश्किल था मेरे लिए कि मतलब मुझे कैरेक्टर में घुसना। और मैंने उनको बोला कि सर मैं भी, वो मुझे मारेंगे तो मैं भी मारूँगा। तो बोले हाँ, जो करना है कर, जो करना है कर, 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 कर। ऐसा हुआ। अब शॉट वो शुरू हो रहा है, सीन शुरू हुआ, फर्स्ट कट हुआ, जो पहला टेक लिया गया, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ मैं कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे बोलता हूँ कि ये दिस दैट करता हूँ, तो उन्होंने मुझे झापड़ मारा। तो मैंने भी मारा उनको झापड़। तो कट हुआ। अब कट हुआ, उसमें कोलाहल मच गया वहाँ पे। कोलाहल मच गया मतलब कि भयानक कोलाहल मचा कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, दिस दैट दैट। अनुराग सर के यहाँ रिहर्सल नहीं होता, नॉर्मली जो रिहर्सल कराते हैं लोग, ऐसा नहीं होता। तो उसमें हुआ कि अरे यार ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सारा गड़बड़-गड़बड़ सब कुछ, सब बुड़बुड़ होने लगा उसमें। तो मैंने वहाँ जो सर का एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ देखा है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, वो खड़े थे और उन पे सवालों के सवाल आ रहे थे। मनोज सर कह रहे हैं कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे ये लाइन मिस कर गया, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। तो अनुराग सर का ऐसा था कि क्या क्या क्या, यस यस, अरे कि इस तरह की वो मुझे दिखाई दे रहा है कि सब संभाल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने संभाला मनोज बाजपेयी को, ओके रिलैक्स हुए ऐसे, तब तक पीछे से तिग्मांशु सर जो मेरे पिताजी बने, उनका सवाल आया कि अरे यार अनुराग, ये तो सब कुछ ठीक से रहा है, सरदार खान है ये साला, मतलब लैंग्वेज में बात होती थी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कि ये आदमी, मैं साला विधायक हूँ, मेरे सामने मेरे बेटे को चूतिया कह रहा है, मार पीट रहा है, और मैं चूतिया की तरह बैठा हूँ, क्या है मतलब इसका? तो अनुराग सर का ये था कि क्या सर? ऐसा, अरे मैं चूतिया की तरह बैठा हूँ। 2 मिनट चुप रहे वो, चुप रहने के बाद कह रहे हैं, "हा, हा, हा, क्या बात है सर, 4 पप्पी भी लिए वो। क्या बात है सर, क्या बात है?" मैं तो यही चाहता हूँ कि ऑडियंस समझे कि आप चुप क्यों बैठे हैं। उन्होंने अटका दिया। मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि अब तक के मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट सीन था वो। मैंने स्पेशली इतना ही सोचा था कि भाई इसके बाद कोई हमसे टेस्ट नहीं लेगा, कोई डाउट नहीं करेगा कि ये एक्टर है या नहीं है। शूटिंग में मजा आया, लेकिन शूटिंग के बाद फिल्म आई और जिस तरह से फिल्म का जलवा रहा, मुझे लगता नहीं है कि इस लेवल पे कभी किसी ने, सर ने भी सोचा होगा कि ये जलवा हो जाए, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक हिस्ट्री बन जाएगी। मेरे पास कुछ 8 फिल्मों का ऑफर आया था, उसमें 5 फिल्में ऐसी थी जिसमें जेपी सिंह का ही कैरेक्टर था। भाई एक ठाकुर है, 40 साल का ठाकुर है, उसके 2 बच्चे हैं, ऐसा है, मूंछा है, मूठ, जो भी सारी चीज़ें थी। वो करना नहीं था मुझे, लेकिन करना नहीं था जिस बेस पे, वो ये था कि 3 और फिल्में थी, तो 5 फिल्में मैंने छोड़ दी और 3 फिल्में थी जो मैंने की कि यस इसको करना है, और 3 फिल्में बहुत होती है किसी को करियर बनाने, क्योंकि 2012 से लेके 2014 तक इन तीनों फिल्म की शूटिंग में मैं लग गया। कंटिन्यू शूटिंग होने लगी। उस समय इतने बड़े एक्टर थे नहीं कि पैसा आप जितना कहें उतना मिलेगा, जो पैसा मिला वो मिला। लेकिन वो तीनों फिल्में आज तक अभी भी रिलीज नहीं हुई है। एक उसमें से मिसेस स्कूटर रिलीज हुई थी 2014 में, जब अमेज़न भारत में लॉन्च हुआ था, तब ओटीटी का ना प्रथा था, ना किसी के दिमाग में था कि ओटीटी नाम की कोई चीज़ भी आने वाली है। तो उस फिल्म को किसी ने देखा ही नहीं। तो 2014 के बाद मेरी स्थिति ऐसी थी कि हाथ में काम नहीं, पैसा नहीं, और एकदम से मैं ज़ीरो पे आ गया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले मैं एक ग्राउंड फ्लोर पे मैं था। वासेपुर ने सडनली मुझे 6th फ्लोर पे पहुँचा दिया, और 6th फ्लोर से मैं गिरा हूँ, तो मैं धँस चुका था। जब आप 6ठे फ्लोर से गिरेंगे तो धँस जाएँगे। और धँसा हुआ आदमी जो मेरा था, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, अब कैसे शुरू करूँ, फिर से स्टार्ट कैसे हो? काम नहीं है, पैसे नहीं है, जितने भी गहने वगैरह थे मेरी वाइफ़ के, वो सब हम लोग गिरवी रखते चले गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि तुमको डिस्टर्ब नहीं होना है, तुमको वही करना है जो तुम करो। लेकिन सिचुएशन बहुत गंदा हो चुका था, बिकॉज़ ये अलग लेवल का स्ट्रगल था। भगवान ना करे किसी के लाइफ़ में ऐसा आए। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, इतनी ज़्यादा स्थिति मेरी खराब हो गई, ब्रेन पे इतना ज़्यादा लोड पड़ गया कि मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गया 2014 में। मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। हो गया, और बहुत ही गंदी स्थिति थी, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, और डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर भी मुझे जानते थे, भई मैं जेपी सिंह हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जेपी सिंह ही था। जहाँ जाओ सब जानते हैं जेपी सिंह, और जेपी सिंह की जेब में पैसा ही नहीं है। जेपी सिंह वो जेपी सिंह है ही नहीं, ऐसा मामला था। तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को बोला कि आपके, उसने बोला कि आपके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसको फादर चाहिए था, शायद आप इसीलिए बचे, नहीं तो आपका जिस लेवल पे ब्रेन हैमरेज हुआ था आप बचने वाले थे नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आई उस समय जब मैं हॉस्पिटल में पड़ा था, कहाँ से आई नहीं पता, क्योंकि मैं वही ब्रीड हूँ। पहली बात मेरे दिमाग में ये आई कि अगर बच गया हूँ तो बॉस कुछ बचा हुआ है, इसीलिए बचा हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ें हो रही हैं कि बचा क्यों हूँ, तो कुछ तो रीज़न होगा। तो क्या रीज़न है?
और 14-15 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। उस हॉस्पिटल में मैं अपने आप को उस फेज़ में रिकनेक्ट किया कि बॉस ये मेरी जर्नी नहीं है। यहाँ से निकल के मैं हॉस्पिटल मुझे नहीं आना था। इस पूरे प्रक्रिया को और एस्टैब्लिश करने में, मतलब और ज़्यादा मजबूती से मुझे समझाने में सिचुएशन ने, समय ने मुझे ये हेल्प किया कि एक सिंगल आदमी, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई नहीं आया था मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए। मेरे बचपन के दोस्त उसी मीरा रोड में रहते थे, कोई नहीं आया था। एक लिटरली कह सकते हैं कोई नहीं आया था देखने के लिए, मेरी वाइफ और मेरे बेटा के अलावा कोई नहीं था वहाँ पे। तो ये भी मुझे और डिप्रेशन में नहीं ले गया, क्योंकि जैसे ही मेरे दिमाग में बात आई ना कि बचा हूँ तो कुछ बचा है, वहीं से मैं फिर से पॉजिटिव एनर्जी में आने लगा। 2-2.5 साल बीता होगा, मुझे शेरनी फिल्म मिली। शेरनी एक बहुत बड़ी फिल्म है, अमित मासुरकर की फिल्म है, जो कि न्यूटन बना चुके हैं, ऑस्कर तक पहुँचा चुके हैं। तो शेरनी फिल्म मिली और उसमें भी 65 लोगों का पता नहीं, जो बताया था उन्होंने, लोगों को रिजेक्ट किया गया। फिर लास्ट आवर मेरे पास आया, मेरा ऑडिशन हुआ और शेरनी मुझे फिल्म मिल गई। तो एक बड़ी फिल्म थी, आज भी है। तो मैंने मुकेश भाई को बताया कि भाई मैं शेरनी कर रहा हूँ। इसी बीच में एक फिल्म थी जो महेश भट्ट की फिल्म थी, महेश भट्ट उसको प्रेजेंट करने वाले थे। अब दिल्ली दूर नहीं उसका नाम है, जो पिछले अप्रैल में रिलीज हुई है और अंबानी वानी कहाँ तो फिल्मों को देखा गया। ये 2 जब बड़ा आया तो मैंने मुकेश को बोला कि भाई मैंने अपना काम कर दिया। अच्छा, दोनों में मैं लीड में काम कर रहा था, वन ऑफ द लीड। उसके बाद से आज बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। गर्मी है तिग्मांशु धूलिया का, इम्तियाज़ अली साहब का डॉक्टर पारेख किया, कुछ फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे और हैं। इसमें से ग्रहण है, बहुत बड़ा उस समय का एक वेब सीरीज़ था, महारानी। आज मेरे पास जो मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ और लीड में तो नहीं कहूँगा, मैं छोटे फिल्मों में लीड कर रहा हूँ। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में मैं सेकंड लीड या वन ऑफ द लीड कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बात सुन रहे होंगे मेरी। आपके भी लाइफ में ऐसा है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं सिनेमा के माध्यम से, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, चीज़ें आपके नहीं मिल रहा है, घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुंबई आना है, नहीं आना, दिस दैट व्हाटएवर, जिस तरह की भी चीज़ें हों, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे। सिर्फ फेसबुक पे ही मैं अवेलेबल हूँ, जो मैसेज पढ़ता हूँ मैं, बाकी चूँकि समय नहीं मिल पा रहा है। तो ई रहे हमार पूरा बात, भाई लोग समझ ले वो काम बा। सब लोग नया-नया लौंडा लोग बा, नया-नया सब लइका बाड़न सा, सब में बहुत उत्सुकता हुई बात सुन के। बड़ी सबके रोज़ हीरोए बनने का मन करेला, भोजपुरी के हीरो तो हेकर हीरो तो होकर हीरो। ये सब बहुत बढ़िया बात बा, बना जा, भगवान करे के बनाओ तू लोग के। लेकिन एक बात जान ला जा भाई, बिना माने खाली मन से काम ना होई। एकरा खातिर कुछ ज़रूरी चीज़ बा। ज़रूरी में सबसे बा कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी बा, परिवार के साथ बहुत ज़रूरी बा, प्लस पेशेंस बहुत ज़रूरी बा। ई ना कि मन केलस कि आई गईनी या बन गईनी तो बड़का स्टार बन गई, ऐसा ना हो और होला ना। भगवान करे ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होला ना। तो तनी सा ध्यान देवे के बा कि थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल करे के बा और फोकस के साथ ध्यान दे के मेहनत करके काम करे के बा। बाकी जहाँ कोनो दिक्कत होके हमरा के कांटेक्ट कर सकला जा। बाकी सब बढ़िया बढ़िया। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दू।